सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने अध्ययन में अनवरत रूप से आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। अब अपन ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद में हम इसी टॉपिक का अगला जो प्रस्तावना नामक जो बिंदु है उसका अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उन विशेषताओं की बात करें तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह बनता है एक 6 नंबर का प्रश्न, यानी मुख्यतः यहाँ से इसी फर्स्ट इकाई से 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, 2 नंबर का भी आता है और 4 नंबर का प्रश्न भी आता है। लेकिन यहाँ पर पिछली परीक्षाओं में अध्ययन के दौरान या पिछली बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को अपन देखते हैं तो उसके आधार पर अपन ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ये नहीं है कि 1 नंबर का ही आएगा या 4 नंबर का ही आएगा या 2 नंबर का ही आएगा। यहाँ पर 6 नंबर का आपकी पीछे की एग्ज़ाम हुई थी 2000 अभी पीछे वाली, तो उसमें भी 2020 वाली में भी ये प्रश्न 6 नंबर का आया था। यहाँ पर एक भारतीय संविधान की 6 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया था। तो सबसे पहला बड़े प्रश्न की बात करते हैं तो बड़े प्रश्न में भारतीय संविधान की प्रमुख किन्हीं 6 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको जो 20-22 विशेषताएं जो बताई गई है भारतीय संविधान में, उनका उल्लेख करना होता है। उनमें से जो भी आप चाहो 6 विशेषताओं का, केवल आपको शब्द सीमा जो 200 शब्द सीमा है 6 नंबर के प्रश्न की, उसको ध्यान में रखते हुए उसको करना होगा। इसके अलावा जैसे मैंने पंथ निरपेक्षता शब्द बताया, समाजवादी शब्द बताया या अन्य अनेक ऐसे शब्द आए, उनका भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर का अर्थ पूछा जा सकता है कि पंथ निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, समाजवाद शब्द से क्या तात्पर्य है, या फिर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो समाजवाद शब्द है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता कब जोड़ा गया, भारतीय संविधान की सभा की प्रस्तावना है उसमें अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, कैसे, उन सभी के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने 2-4 विशेषताएं ऐसी बताई थी जिनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है, यानी मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, तो इसकी व्याख्या कीजिए। यानी इसका 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में कठोरता एवं लचीलेपन दोनों का समावेश पाया जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये प्रश्न आपको 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर छोटे और बड़े और 6 नंबर के तीनों प्रकार के प्रश्न, 1 नंबर वाले भी, 2 नंबर वाले भी, 4 नंबर वाले भी और 6 नंबर वाले प्रश्न भी बन सकते हैं। अतः हमें इनकी इकाइयों को तो ध्यान में रखना है कि इस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। टोटल 10 नंबर के प्रश्न है। इकाई फर्स्ट है जिसमें 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्टों से 10 प्रश्न आने निश्चित हैं, लेकिन उनका पैटर्न 1, 2 या 4, 6 होगा या 1, 2, 4 होगा, यानी किसी भी प्रकार का उसका पैटर्न हो सकता है। अतः आपको इस जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, 20-22 विशेषताएं बताई गई हैं, उनमें से मुख्य जो विशेषताएं हैं जिनसे अलग से प्रश्न बनते हैं, जैसे कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का संयोग है या समावेश है पाया जाता है, किस प्रकार से इसको भी स्पष्ट कीजिए। पंथ निरपेक्षता है, समाजवादी है, ऐसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ऐसे कुछ विशेषताएं हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, और वो 6 विशेषताएं तो आपको याद करनी है। इसके अलावा उनमें से वही विशेषताएं याद करिए जो आपको छोटे और बड़े दोनों प्रश्नों में पूछी जा सकती हो। अतः इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा और उसके आधार पर आप इसका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। साथ ही साथ अपनी नोटबुक में अपना जो जितना पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आप तैयार करें, मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा आपको, वो भी आपको तैयार करनी है। अब अपन बात करते हैं, ये तो प्रश्नों की बात हुई कि भारतीय संविधान की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान की बात करें या अन्य देशों के संविधान की बात करें, यानी प्रत्येक देश के संविधान में एक प्रस्तावना पाई जाती है और इस प्रस्तावना के अंतर्गत उस संविधान के मूल्य, संविधान के उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। यानी उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों का सार रूप में हमें वहाँ पर वर्णन मिलता है, सार रूप में। तो भारत की संविधान की बात करें
तो भारतीय संविधान में भी यही उल्लेख किया गया है कि भारत की जो सबसे पहले जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन कौन से उद्देश्य, कौन कौन से लक्ष्य हैं, उनको निर्धारित किया गया है। उन लक्ष्यों का सार रूप में मूल संविधान का जो ढांचा है वो कैसा है, किस प्रकार का है, उस सभी का सारा उल्लेख कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अब प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा। भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके अंतर्गत इस भारतीयों के क्या उद्देश्य हैं, यहाँ के संविधान निर्माताओं ने क्या उद्देश्य और लक्ष्य रखे हैं, उनको सारगर्भित रूप में, यानी बहुत ही संक्षिप्त रूप में, लेकिन बहुत ही भावनाओं के रूप में देखें तो बहुत ही विस्तृत रूप में समझाया गया है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा है? टी.एस. ठाकुरदास भार्गव और दूसरा है M.V. पायली। यानी इन दोनों के द्वारा भारतीय संविधान को क्या नाम दिया गया है? भारतीय संविधान की आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आते हैं, वो है के.एम. मुंशी हैं। इन्होंने भी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, पूछा जा सकता है। संविधान की राजनीतिक कुंडली भी बोल सकते हैं, या अपन कुंडली की जगह दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, जन्म पत्री भी कह सकते हैं। अर्थात मुख्य रूप से इस कथन को तो याद करना ही करना है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली या जन्मपत्री कहा है, और भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुरदास यानी T.S. भार्गव और M.V. पायली हैं। इन दोनों के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। अब देखो, आत्मा के संदर्भ में एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव और M.V. पायली ने। लेकिन आत्मा से संबंधित एक प्रश्न और आता है, यदि यहाँ पर भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो प्रस्तावना बताना है। किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव और M.V. पायली। लेकिन यदि यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को, बात करें अनुच्छेद की, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद आता है 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका अध्ययन हम मूल अधिकारों में करेंगे। तो अनुच्छेद का नाम पूछे, अनुच्छेद 32 किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इनके द्वारा कहा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को क्या? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद का नाम पूछे, अनुच्छेद तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यदि आपको सीधा ही पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब कहा लिखना है आपको इसका उत्तर प्रस्तावना। तो ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करने वाले होते हैं, इनको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका किस प्रकार से प्रस्ताव आया, कब संविधान सभा का निर्माण किया गया, पहली बैठक कब होती है, और कब और किसके द्वारा संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, या अपन कहें कि प्रस्तावना को संसद में या संविधान सभा में रखा गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संविधान सभा। संविधान है, इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह होती है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक आयोजित की जाती है संविधान सभा की, और इस बैठक के पश्चात 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक प्रारूप समिति है, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। अब देखो, भारतीय संविधान है, उसकी जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य का भी इसको कहा जाता है।
दूसरा नाम क्या है इसका? उद्देशिका है प्रस्तावना का। तो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा और कब रखा गया? तो 13 दिसंबर, यानी उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा जाता है? 13 दिसंबर 1946 को रखा जाता है। किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को। यानी 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। अब सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन प्रस्तावना को अंगीकृत कब किया जाता है? जब भारतीय संविधान है उसको लागू किया गया, यानी जब उसको पारित करके और 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया, तब इसको लागू किया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करके लागू कर दिया जाता है। जबकि भारतीय संविधान है ये लागू 1950 में होता है, लेकिन कुछ ही अनुच्छेद थे उनको यहाँ पर लागू कर दिया गया था, कुछ भाग थे उनको यहाँ पर लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ तथ्य। इसके अतिरिक्त भी अपन बात करें तो ये पूरी प्रस्तावना है जो हम भारत के लोग यहाँ से लेकर के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ तक हम इसका पूरा अच्छी तरीके से 2-3 क्लासों में अध्ययन करेंगे, इसका पूरी व्याख्या करेंगे। और निश्चित है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण है कि अब की बार जो एग्ज़ाम लगी उसके अंतर्गत विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया, तो अब की बार हो सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी की पूरी लिखवा ले आपसे, या उसका जो भाग हैं उनमें से किसी एक भाग का, जो 3 भागों में इसको बांट करके हम अध्ययन करते हैं, उसके एक का अध्ययन करवा सकता है। अतः आपको इस प्रस्तावना को अच्छी तरीके से याद करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि कब कब क्या हुआ, इसमें कौन कौन से शब्दों का क्या अर्थ निकलता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन। देखो, संशोधन की बात करते हैं तो संशोधन है वो संविधान में करना पड़ता है, और उसको काफ़ी चेंजेस करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या पहले 1960 के समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, क्या उस समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता था? क्या अब किया जा सकता है, या उस समय नहीं होता था या होता था? उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय सुप्रीम कोर्ट के समय, जो सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय है, उसके समक्ष 1960 में एक विवाद आता है, बेरुबाड़ी संघ विवाद। और उस विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत एक और विवाद आता है, केशवानंद भारती। ये तो था 1900 बेरुबाड़ी संघ मामला, बेरुबाड़ी या रीप भी बोलते हैं, बेरुबाड़ी जो विवाद है उसके अंतर्गत कहा गया कब 1960 में कि भारतीय प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। देखो, संशोधन कौन करता है? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन है वो संसद करती है। और संसद को ये कहा गया था इस बेरुबाड़ी संघ विवाद के अंतर्गत कि जो 1960 में हुआ कि संविधान प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, अतः संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार का एक और विवाद आता है 1973 में, और उसका नाम है केशवानंद भारती विवाद। कौन सा विवाद है? ध्यान रखना, केशवानंद भारती विवाद आता है। और 1973 का जो ये विवाद है केशवानंद भारती विवाद, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसके द्वारा इस पर टिप्पणी की गई और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी देखो, अपना निर्णय बदल दिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी। जो सर्वोच्च न्यायपालिका होती है उसके निर्णय सर्वमान्य होते हैं, तो उसके द्वारा 1960 में बेरुबाड़ी संघ जो विवाद था उसमें तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 का जो केशवानंद भारती विवाद हुआ, उस विवाद जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है, तो ऐसी स्थिति में संविधान एक न्यायालय की बेंच बैठती है, पीठ बैठती है, और उस
के द्वारा एक निर्णय दिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है। देखो 3 बातें कही थी, संसद संशोधन कर सकती है, ये भी कहा गया किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, कि संसद है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। लेकिन एक शर्त उन्होंने लगा दी यहाँ पर, वो है मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं कर सकती, अर्थात उसको नहीं बदल सकती। अर्थात मूल ढांचे का मतलब क्या हुआ, मूल ढांचे का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान है उसका सार निहित है, और इसके जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हमने देखे थे भी, उन उद्देश्यों और लक्ष्यों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने का संसद को अधिकार नहीं है। समझ गए कि मूल ढांचे का मतलब है कि जो मूल उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं उनको परिवर्तित करने का संसद को अधिकार नहीं है, चाहे और इसको प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया और उसमें संशोधन कर सकती है संसद, ऐसा कह दिया गया, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लेख कर दिया गया। अर्थात आपको पूछा जाए कि वह कौन सा मामला है, कौन सा विवाद है जिसके तहत उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की, किसकी अवधारणा, मूल ढांचे की अवधारणा, तो वह है 1973 का केशवानंद भारती विवाद। और किस विवाद के अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, तो वो है 1960 ईस्वी का बेलूबाड़ी संघ विवाद, जिसके अंतर्गत संविधान है की प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। अब अपन बात करते हैं कि उसके पश्चात कि 1973 में संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि इसमें संशोधन कर सकती है संसद, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, तो अब तक क्या इसमें संशोधन किया जा चुका है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें अब तक एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार संशोधन है? संशोधन है भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में एक बार किया गया है। कितनी बार? एक ही बार किया गया है। कब किया गया है? 1976 ईस्वी में। कब किया गया है? 1976 ईस्वी में किया गया है। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। कब होता है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और इस 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन महत्वपूर्ण शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? देखो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बना रखे हैं 3। तो पहला शब्द है समाजवादी, याद रखना, समाजवाद, या समाजवाद भी बोल सकते हैं, समाजवादी भी बोल सकते हैं, की बात है। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द है अखंडता, अखंडता। अब देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। और 1973 के पश्चात जब 73 में केशवानंद भारती मामले के ऊपर, विवाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन इसके मूल ढांचे को ध्यान में रखना है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तब ऐसी स्थिति में उसके पश्चात, उसके 3 वर्ष पश्चात अर्थात 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है। और उसके तहत भारतीय संविधान में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है। उसके तहत ये 3 शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। तो ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संशोधन। अब बात करते हैं अपन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, इसका स्रोत क्या है। तो इसके स्रोत या भाषा की बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कहाँ से? ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उससे क्या किया गया है, इसका स्रोत है, इसकी भाषा का स्रोत है। और इसके साथ साथ अपन बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, यानी 2 शब्द ऐसे आते हैं, हम भारत के लोग। कौन से शब्द हैं? हम भारत के लोग जो शब्द हैं यह कहाँ से लिया गया है? हम भारत के लोग शब्द है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से।
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से किसका उल्लेख किया गया है? हम भारत के लोग जो शब्द हैं, हम भारत के लोग, ऐसी जो भाषा है, ऐसे जो शब्द लिखे गए हैं, वी आर द पीपुल, ऐसा जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसके चार्टर में ये उल्लेख किया गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग या देशों के लोग। तो वो शब्दावली कहाँ से ली गई है? पदावली, ये पदावली है हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ली गई है। तो ये तो था सामान्य परिचय हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ओर, जिसका अपन को पूरी अच्छी तरीके से याद करनी है। यानी अपनी बुक में एक पहले दे रखी है, एक 2 जगह दे रखी है प्रस्तावना। तो मैंने संशोधन कहाँ कहाँ किए गए, कितनी बार हुआ? 1 बार संशोधन हुआ, 3 जगह संशोधन हुआ। तो ये नीचे वाली जो आपको परिभाषा आपको याद, ये प्रस्तावना है, ये आपको याद करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें संशोधन सहित जोड़ा गया है। साथ में आप याद रख लेना कि जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। तो अब अपन चलते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ओर। देखो प्रस्तावना को मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे पढ़ रहा हूँ, और अच्छी तरीके से इसको आपको याद करना है, बार बार लिख लिख करके। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, देखो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी न्याय है वो कितने प्रकार की बताई गई यहाँ पर? न्याय है वो 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखो कितने हो गए? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने? 1 2 3 4 5, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, अर्थात स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बताई, कितना प्रकार बताए हैं? 5 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। फिर अपन बात करते हैं ये प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मारक शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान है उसमें एक समता, और नहीं बताया मैंने कि समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता का मतलब है समानता, समानता बोल दो या समता बोल दो। तो समता कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार समता की बताई गई है। कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता। तो ये 3 शब्द, जो 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता 2 प्रकार की बताई गई है। तो अब हम इसका सामान्य परिचय हमने अध्ययन कर लिया है, इसको कल आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसके पश्चात हम कल इसके प्रत्येक शब्द पर हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सभी शब्दों का हम पूरा विस्तार से उल्लेख करेंगे, इसको 3 भागों में बांट करके। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।